अभी तक की जो हम लोगों की जर्नी रही है उसमें हम लोगों ने बफर क्या होता है इस बारे में बात कर ली। ठीक है, हम लोगों को ये पता चल गया कि आखिर बफर का जो एक्शन है, मतलब अगर आप लोगों को बफर दिया जाए तो बफर किस तरीके से काम करता है, अब आपको इस बारे में आइडिया है। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग जो सस्ते क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं पहले वहाँ से बफर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे तुम्हें एटलीस्ट एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि बफर के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ख्याल रखना है और कैसा क्या। ठीक है, बट एक बात हमेशा याद रखना, बफर के क्वेश्चंस करते वक्त सबसे पहले आपके पास जो कॉम्बिनेशन दिया जाएगा उस कॉम्बिनेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो बफर बना रहा है क्या। ठीक है, कई बार केस ऐसे भी दे दिए जा सकते हैं जिसमें आपको बफर वो बना ही नहीं रहा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, आपको ये अगर पता चल जाए कि वो बफर बन रहा है कि नहीं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे जो बफर बन रहा है वो एसिडिक बफर है कि वो आप लोगों का बेसिक बफर है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो एसिडिक है कि वो बेसिक है, आप ये नहीं बता पाओगे वहाँ पर कि फॉर्मूला हेंडरसन हैशलबैक इक्वेशन का कौन सा वाला आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो कौन सा फॉर्मूला तुम अप्लाई करने वाले हो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास जो पर्टिकुलर चीज़ बन रही है कि वो क्या है। अब देखो, सवाल पहले सस्ते से एक सवाल के पास आते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक मिक्सचर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक मिक्सचर दिया है, आपके पास बोला जा रहा है कि 0.2 मोल, ठीक है, NH4Cl है। ठीक है, इसके साथ आपने ऐड किया है 0.1 मोल का NH4OH। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ले दिया है वर्ड पर लीटर। अब आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो Kb है वो कितना है। अच्छा, Kb किसके लिए डिफाइन होगा, बेस के लिए, यानी कि NH4OH। तो ये कितना आएगा आपका 1.85 इंटू 10⁻⁻5, ये आपको दिया है। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो भी बफर बन रहा है उस बफर का pH कितना होगा। सबसे पहला काम, चाहे बफर का कोई भी सवाल आए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है। तो साफ साफ दिख रहा है कि NH4OH जो है आप लोगों का ये किस कैटेगरी में आता है, एक वीक बेस की कैटेगरी में आता है। और जो NH4Cl वहाँ पे आपको दिया हुआ है वो क्या है, आप लोगों का एक सॉल्ट है। ठीक है, NH4Cl ये क्या है, एक सॉल्ट है। तो डेफिनेटली NH4OH और NH4Cl ये जो कॉम्बिनेशन है ये कूट कूट के हमको दिख रहा है कि ये बेसिक बफर का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोगों की बहुत तीव्र इच्छा होती है कि डायरेक्ट हेंडरसन हैशलबैक इक्वेशन यहाँ पे हम अप्लाई कर दें, बट ऐसा मत करना। ठीक है, सबसे पहले अपनी एक आदत बना लो कि आप H की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे। अगर आप H वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हो, कई बार आपके पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये दिक्कत हो जाती है कि बताइए भैया अब हम लोग कैसे मतलब H इग्नोरेबल नहीं है, तो फिर ऐसे में हम लोग pH निकाल लेते हैं उसको इग्नोर करके, तो वो काम मत करना। तो पहले यहाँ पे अपना जो सेकंड स्टेप है उसको निभा लो कि H क्या होगा, अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा Kb डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे Kb आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.85 इंटू 10⁻⁻5 कितना, -5। कंसंट्रेशन यहाँ से आपके पास कितनी आई है, तो जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, बेस के मोल्स ही है, कंसंट्रेशन नहीं दिया, बट वहाँ पे वर्ड लिखा है पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम बराबर कितना रहा होगा, 1 लीटर। तो अगर वॉल्यूम बराबर 1 लीटर है तो कंसंट्रेशन भी आपकी 0.1 होगी, यानी कि 10⁻⁻1। तो 1.85 इंटू 10 ऊपर जाके हो जाएगा -4, जो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अगर मैं 1.85 का, या फिर मैं ऐसा इसको अगर सिंप्लीफाई करूं कि 185 है और 10⁻⁻6 है, अगर मैं 185 का स्क्वायर रूट निकालती भी हूँ तो 13 का स्क्वायर तो 169 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो ऑब्वियस है कि इसका जो स्क्वायर रूट है अप्रॉक्सीमेटली 13.7 समथिंग के आसपास कुछ आएगा, और ये आ जाएगा 10 की पावर कितना, -3। तो डोंट यू थिंक कि आपका आंसर 10⁻⁻3 के रेंज में आ रहा है। तो यानी कि आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है वो आप लोगों की अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली जो तुम्हारी हेंडरसन इक्वेशन है
उसको तुम क्या कर सकते हो, आराम से बताओ, यूज करो। तो यहाँ पे क्या हो जाना है बताओ, हैंडरसन हैशलबैक इक्वेशन, POH इक्वल टू कितना आ जाएगा, PKV प्लस में कितना आ जाएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी जो गलती होती है उस पर भी हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट वीक बेस। तो अभी क्वेश्चन में क्या PKV दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में KB दिया है, तो अगर तुम उसका लॉग लोगे, निगेटिव ऑफ लॉग, तो वहां से तुम्हें PKV मिल जाएगा। तो मुझे एक्चुअली इसका PKV याद है, तो ये इसका मैं लिख देती हूँ 4.7। इतनी बार कैलकुलेशंस करते हैं तो याद ही हो जाती है कई बार वैल्यूज। ठीक है, इधर पे आ जाएगा लॉग बेस 10। अब बात आती है सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या लोगे, तो इसमें सॉल्ट है कौन, इस पर्टिकुलर स्पीशीज का आप सॉल्ट कहते हो। तो एक गलती जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं, वो लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी है वो की वही आपको पुट करनी है। नहीं, आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं पुट करनी है, उस सॉल्ट के अंदर से जो अमोनियम आयन आपका बन रहा है, आपको उस अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन एक्चुअली पुट करनी है। ठीक है, तो अभी ये तो हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि फिलहाल इस केस में आपका जो NH4Cl है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 डिवाइड बाय 1, 0.2 डिवाइड बाय 1 नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, पर लीटर, पर लीटर। ठीक है, चलो उस पर बाद में बात करते हैं। कितना है आपका, 0.2, राइट, 0.2 दिया है, तो इसकी भी 0.2 होगी। अब लोग जल्दबाजी में यही करते हैं कि वहां पे NH4 पॉजिटिव की वैल्यू भी 0.2 डाल देते हैं। ठीक है, वहां पे NH4 पॉजिटिव की वैल्यू भी कितनी डाल देते हैं, 0.2 चलेगा। लेकिन अगर वहां पे दो NH4 पॉजिटिव लेट से अगर प्रोड्यूस हो रहे होते और फिर तुमने अगर ये वाली हरकत की होती ना, तो गड़बड़ हो जाता सीन। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 0.2, अच्छा डिवाइड बाय, अब ये तो कंसंट्रेशन है, लेकिन ये नई वाली नहीं, ये तो NH4 पॉजिटिव की पुरानी कंसंट्रेशन है, राइट। अभी आपने उन दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया है, जो जो 1 लीटर के थे, तो टोटल वॉल्यूम इज हाउ मच, 2 लीटर। तो 0.2 पहली की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय नाउ वॉल्यूम इज 2 लीटर। सिमिलरली जो वीक बेस है उसकी कंसंट्रेशन आपको कितनी दी हुई है, 0.1, तो उससे जो आपका क्रिएट होगा OH निगेटिव, ठीक है, वीक बेस की कंसंट्रेशन है ना, तो मुझे वीक बेस जो वर्ड है उसमें वीक बेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है उससे पैदा होने वाले OH निगेटिव में। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास ये 0.1 है, तो ये भी 0.1 ही जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम उसका 1 लीटर। तो कायदे से OH निगेटिव का जो वॉल्यूम है, जो कंसंट्रेशन है, 0.1 आना चाहिए था, बट क्योंकि 1 लीटर ईच आपने वहां पे मिक्स किया है, तो अब आपके पास जो एक्चुअल में कंसंट्रेशन है वो 0.1 नहीं है, वो 0.1 डिवाइड बाय 2 है। तो अच्छा है ना, ये सेम वॉल्यूम आपका कट गया, तो log 2 आता है, तो log 2 होता है 0.3010। तो यहाँ से अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास POH की वैल्यू आती है 5.034। अब देखना क्वेश्चन में उसने आपसे pH पूछा है, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो एक ऑप्शन वहां पे आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा जैसे 5 पॉइंट वाला आंसर हो, क्यों, ताकि हम में से मैक्सिमम लोग उसी आंसर को मार्क कर दें। लेकिन ये हमारा POH निकला है, हमें तो PH में काम करना है, तो PH क्या हो जाएगा, 14 में से आप 5 माइनस कर दीजिए तो 8.9 के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा। सो दैट विल बी आप लोगों का व्हाट, आप लोगों का PH। ठीक है, वो आपका PH कहलाएगा। तो इस तरीके से जब तुम्हें 2 मिक्स्ड वाले कॉम्बिनेशन दिए हो तो उनके साथ ऐसे काम करना है। एक और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा इजी सा सवाल है, ज़्यादा उतना कठिन नहीं है। सवाल देखो आपको क्या बोला जा रहा है, हाउ मच, पैटर्न देखते चलना। आज के क्लास में मैं तुम लोगों को सिंपल से ही सवाल पहले देने वाली हूँ। हाउ मच CH3COONA शुड बी एडेड, ठीक है, हाउ मच CH3COONA शुड बी एडेड टू, आप लोगों का 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH टू मेक ए बफर ऑफ, ठीक है, आगे कि आपको क्या करना है, बफर बनाना है, जिस बफर का जो pH है वो होना चाहिए 4, प्रोवाइडेड दैट कि Ka आपको दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर कितनी, -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो सब बात की टेंशन है, अभी आप लोगों को वो सब नहीं सोचना। फिलहाल अभी आगे क्या करें, अभी पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको जो दिया गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में वो क्या है, वो एक एसिडिक बफर है,
कि वो एक बेसिक बफर है। तो साफ साफ दिख रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कि ये आप लोगों का स्टेप नंबर 1 एक कैसा बफर है, ये एक एसिडिक बफर है। ठीक है, क्या इसमें मैं डायरेक्ट हैंडरसन वाली इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर दूँ क्या? ऑब्वियसली नहीं। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, पहले इसका एच कैलकुलेट करना चाहिए। एच यानी कि अल्फा, बार बार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला एच याद आ रहा है। ठीक है, पहले आप इसका अल्फा कैलकुलेट करो। तो अल्फा क्या होगा, के ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो अभी यहाँ पे तुम लोगों को के ए कितना दिया है, √1.8, जिसको मैं 18 इंटू 10⁻⁻6 लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 दी हुई है, यानी कि 10⁻⁻1। तो जो भी 18 है, अगर मैं 18 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 16 का 4 होता है, तो 18 का ऑब्वियसली मान के चलो 4.2 समथिंग कुछ आएगा, और अंडर रूट में 10⁻⁻5 बचेगा। तो 10⁻⁻5 को मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁻2, और जो 10⁻⁻1 बचेगा उसको मैंने लिख दिया 0.316। अब कई लोगों को ये कैलकुलेशन ही नहीं समझी होगी, ये कहाँ से पैदा होकर आ गई। ठीक है, अब जिन महान प्राणियों को ये कैलकुलेशन नहीं समझी है, ये साफ साफ दिखाता है कि उन लोगों ने पुरानी क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ क्या टाइम पास किया और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर तुमने पुरानी क्लास की चीज़ों को ध्यान से अगर सुना होता, सीखा होता, तो अभी तुम्हारी भी कैलकुलेशंस इतनी ही स्पीड में जल्दी जल्दी हो जाती। अब 4.2 को अगर तुमने 0.316 से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो भैया चाहे तेरा आंसर कुछ भी आए, मान लेते इसका आंसर 1.3 की रेंज में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे उसके यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁻2। और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आई है, ये अल्फा की वैल्यू 0.1 से छोटी वाली आई है, यानी कि यहाँ पे अल्फा < 0.1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे हैंडरसन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। क्या होगी एसिडिक बफर के लिए हैंडरसन इक्वेशन, पीएच इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा, pKa प्लस यहाँ पे आएगा log base 10, जो आप लोगों का सॉल्ट है। सॉल्ट यहाँ पे कौन है, CH3COONe, उसकी कंसंट्रेशन नहीं होना हमको, उसके अंदर से जो CH3COO निगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन होना, डिवाइड बाय एसिड। तो मुझे एसिड की कंसंट्रेशन नहीं होना, उससे जो H पॉजिटिव क्रिएट हो रहे हैं मुझे उसकी कंसंट्रेशन होना। ठीक है, ओके। अब pKa क्या करेंगे, तो Ka कितना दिया, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं इतनी बार कैलकुलेशंस कर चुकी हूँ कि मुझे बेसिकली इसका लॉग याद हो गया है। तो 1.8 हो, 1.81 हो, 1.82 हो, मैं उसको राउंड ऑफ करके 4.7 मानकर उसका कैलकुलेशन कर डालती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी अज्यूम कर लिया 4.7 प्लस log base 10। अब बात आती है एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो आपको एसीटेट आयन दिया, मतलब एसीटेट दिया कितना था, तो आपको CH3COONa के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कितना था, क्या था, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हाँ, बट इतना पता है कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये टूटेगा ना, तो टूटने के बाद ये एक ही पहले तो CH3CO नेगेटिव बना रहा है, अगर इसकी कंसंट्रेशन C होगी तो ऑब्वियसली इससे प्रोड्यूस होने वाले एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन भी C होगी। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन X है, डिवाइडेड बाय आप लोगों का H पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे H पॉजिटिव के बारे में क्या जानकारी, CH3COOH, इसको डिसोशिएट करो, ये थोड़ा साइन गलत हो गया, इसको ठीक कर लेना, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यही होता है आप लोगों का। तो मुझे यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ से मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। तो अभी आपको क्या बोला है कि आपके पास 0.1 मोलर CH3COOH है। ठीक है, अच्छा, और उसको 1 लीटर उसका क्या है, वॉल्यूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका तो वॉल्यूम आपको दिया ही नहीं है कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम का कोई झंझट या झमेला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो 0.1, यहाँ पे pH कितना दिया है, 4, तो अगर तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 0.7 इक्वल्स टू -0.7, ठीक है, इज इक्वल्स टू log base 10 x अपॉन 0.1, ये समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से x अपॉन 0.1 की वैल्यू आएगी 10 की पावर में -0.7। ठीक है, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, आप 10 की पावर -0.7 कैलकुलेट कर लो, ऑब्वियस है कि एंटी लॉग ले लोगे। ठीक है, और उसको फिर फाइनल आंसर को अपने कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा उससे आपको ये पता चलेगा कि एसीटेट आयंस, ठीक है, आपको इससे ये पता चलेगा कि आपके पास जो एसीटेट आयंस है वो एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, उस एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन कितनी, जैसे 10 की पावर -0.7,
ये वाली चीज़ मैंने निकाल के देखी, ये होती है 0.199। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.2 पकड़ लेती हूँ और इंटू में मैं इसको 0.1 कर रही हूँ, तो मैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻2 ले लिया मैंने। तो ये x की वैल्यू आई, x यानी कि जो मेरे पास एसीटेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन। अब क्योंकि सॉल्ट में एक ही एसीटेट आयन है, तो देयरफॉर क्योंकि ये एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन है, तो इससे सॉल्ट की भी आपको यही कंसंट्रेशन मिल रही है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना CH3COONA डालोगे, तो आप आंसर ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हो कि इतना मोलर मैं एसीटेट आयन आपका डालूंगा या डालूंगी। या फिर अगर तुमको मोलर में आंसर रिपोर्ट नहीं करना है तो तुम ऑब्वियस है कि ये आंसर जो आया ये मोलैरिटी में आया है। अब मोलैरिटी से उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो तो आंसर मास में आ जाएगा, फिर आप आंसर को अपने मास में भी रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया है। जैसे 1.8 का एग्जैक्ट एंटीलॉग ना लेते हुए मैंने उसको 4.7 कर दिया, 0.19 आ रहा था तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 0.2 कर दिया, इस तरीके का काम। सो डन। ठीक है, ये ऐसे चिल्लर चिल्लर टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता, बस शांति से ध्यान लगाना होता है। लेकिन अब देखो एक सवाल हम वो वाला देखेंगे जहाँ पे स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। कैसा? आपको सवाल दिया है कि आपके पास 0.1 मोलर में एसिटिक एसिड है CH3COOH। ठीक है, इसके Ka की वैल्यू दी है 10⁻⁻4। आपने इसको मिक्स किया 0.2 मोलर किसके साथ? आपके CaCH3COO होल ट्वाइस 2 के साथ। आपको ऑब्वियस है कि जो सोल्यूशन तैयार हो रहा है, ठीक है, आपको उस सोल्यूशन का क्या निकालना है? pH निकालना है। साफ साफ दिख रहा है कि ये एक बफर का सवाल है। ठीक है, तो अब बोलो यहाँ पे कैसे करेंगे सवाल को आप? सिंपल है, आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि आपको वॉल्यूम कितना दिया है। तो यार वॉल्यूम का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, वॉल्यूम का सवाल पैदा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका कौन सा बफर है। तो क्योंकि इसमें दिख रहा है कि CH3COOH ये आपका एक वीक एसिड है और बाजू में उसका सॉल्ट ही है, तो ऑब्वियस है कि ये आप लोगों का एक एसिडिक बफर की बातचीत कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप उस H की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो H की वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन जो कि 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगी 0.316 इंटू 10⁻⁻2। 10⁻⁻1 बाहर गया। अच्छा एक मिनट, 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10 बनेगा, तो ये 0.316 नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, √10 आएगा। ठीक है, √10 बराबर, और जो भी है, लेकिन यहाँ पे आपकी H की जो वैल्यू है, या फिर अल्फा कहना चाहिए, H नहीं, बार बार मेरे मुंह से H निकल रहा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे हेंडरसन हेशलबैक इक्वेशन लगा सकते हो। क्या हो जाएगी डायरेक्ट इक्वेशन अगर लगाओगे तो? pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस में कितना आ जाएगा? log बेस 10। एसिड सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं, सॉल्ट से जो आपका वीक पार्ट क्रिएट हो रहा है वो, तो सॉल्ट हमें किसकी कंसंट्रेशन चाहिए? इसकी, यानी कि CH3COO निगेटिव। एसिड की कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, उससे प्रोड्यूस होने वाले H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ाओ अपनी गाड़ी। pKa क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग, मतलब इस क्वांटिटी का आप नेगेटिव लॉगरिथम ले लो। तो अभी इतना तो आ चुका होगा इतने दिनों में कि ये हो जाएगा 4। अब बात आती है वैल्यू पुट करने की। अब देखना यहाँ पे लोगों से होती है मिस्टेक। अब यहाँ पे देखो हमारी आदत कैसी बन जाती है, हम देखते हैं कि अच्छा 0.2 मोलर सॉल्ट, तो उठा के यहाँ पे पुट कर दिया 0.2 मोलर। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको जो सॉल्ट दिया है वो ये दिया है CaCH3COO होल ट्वाइस 2। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो डोंट यू थिंक कि आपको यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी। और अगर इसकी कंसंट्रेशन आपको 0.2 मोलर दी है तो इसकी कंसंट्रेशन तो नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे दो आयंस बन रहे हैं तो वहाँ पे 0.4 होनी चाहिए। तो ये वो गलती है जो लोगों से होगी, वो लोग 0.2 का 0.2 पुट कर देंगे, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे क्या पुट करना है? 0.4 अपॉन में H पॉजिटिव। तो यहाँ पे एसिड तो आपको CH3COOH ही दिया है, तो CH3COOH अगर ये डिसोशिएट होता है तो इसके अंदर से जो H पॉजिटिव क्रिएट होता है वो है सिर्फ 1। तो अगर ये 0.1 है तो ये भी 0.1 ही रहेगा। बस अब तो कैलकुलेशन से ये कट गया,
तो ये हो जाएगा 4 प्लस log 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 0.3010, तो ये हो जाएगा 4.602, ये आ जाएगी यहाँ से pH की वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना जब आपके पास इस तरीके के कोई सॉल्ट दिए हो जो क्या कर सकता है आप लोगों का एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज, ठीक है, उसमें प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो आप लोगों को इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि वहाँ पर आपका क्या काम आप करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो जाएगा अगर ध्यान से काम नहीं किया तो। ठीक है, अगर ध्यान से काम नहीं किया तो और बहुत दिक्कत हो जाएगी। बराबर है, चलो आगे करते हैं। जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, इसी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा कि कितना ml आपको ऐड करना चाहिए ताकि सर्टेन pH इतनी हो जाए। ठीक है, इस कैटेगरी का मैं एक सवाल और देती हूँ, वो तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा ताकि तुम अपना सेल्फ एनालिसिस कर सको कि उस सवाल को देखने के बाद क्या तुम लोगों से उस टाइप का एक दूसरा सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो सवाल क्या बोला गया, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH शुड बी एडिड। ठीक है, आपको इतना कितना ऐड करना चाहिए किसमें 250 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3COONA में। ठीक है, सोल्यूशन में टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन, ताकि आप क्या कर सको एक बफर सोल्यूशन आप तैयार कर सको। ठीक है, जिस बफर सोल्यूशन की आपके पास pH कितनी होनी चाहिए 4.91 और इसका Ka वो ऑब्वियस है आपके एसिटिक एसिड का, वो आपके हाथों में दिया हुआ है 4.76 और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास, मेरे पास जो आंसर है वो 70.92 ml है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि कम आए ज़्यादा आए वॉटेवर, बट ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है, इतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके आसपास में भी 1-2 डेसिमल या 1-2 नंबर्स आगे पीछे तुम घूम सकते हो। तो अभी तक तुमने कितने कैटेगरी के सवाल पढ़ लिए? 3। एक सिंपल मिक्सिंग, दूसरा कितना मिक्सिंग करना चाहिए उस कैटेगरी का, तीसरा आपने ये देखा कि अगर एक से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या करेंगे। अभी देखो एक चौथी कैटेगरी का सवाल जिसको यूजुअली हम लोग मार्क दे देते हैं कि भैया तू बफर नहीं है, तेरा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, देखो चीज़ें आपके पास क्या दी हुई हैं, आपको 1 लीटर, ठीक है, 0.2 मोलर एसिटिक एसिड दिया, सॉरी क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके Ka की वैल्यू है 10 की पावर -4। इसको आप मिक्स कर रहे हो 1 लीटर के 0.1 मोलर किसके साथ, NaOH के साथ। अब देखो हमारी मेंटालिटी कैसी रहती है कि नहीं मैडम आप वीक एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस को बफर थोड़ी ना कह सकते हो। बिल्कुल मैं वीक एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस को बफर नहीं कह सकती, बट एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि आप लोगों का ये जो वीक एसिड है, ये वीक एसिड उस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, क्योंकि एसिड और बेस ऑब्वियस है कि आपस में रिएक्टिंग स्पीशीज है तो रिएक्ट तो करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो करेंगे करेंगे। ठीक है, तो आपके पास HCOOH अगर ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो पहले ही अपना दिमाग में ये मत ठूस लेना कि नहीं नहीं ये बफर नहीं है, बफर नहीं है, उनको रिएक्ट करवाना। ठीक है, उन्हें रिएक्ट करवाना, और रिएक्ट करवा के इन्होंने क्या बनाया HCONA और बनाया H2O। रिएक्ट करने के बाद क्या करेंगे, रिएक्ट करने के बाद की आपकी स्टेप है कि आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है उस गिवन इंफॉर्मेशन से इन सभी स्पीशीज के रिएक्टेंट की स्पीशीज का आप क्या निकाल सको, मोल्स कैलकुलेट कर सको। क्या कैलकुलेट कर सको, मोल्स। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी आपको 0.2 ml दी हुई है, सॉरी 0.2 मोलर दी हुई है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है। अगर मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करोगे तो तुम्हें ही लगता है यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास कितने, 0.2। यहाँ से इसके मोल्स कितने आ जाएंगे आप लोगों के पास, 0.2। तो मेरे पास स्टार्टिंग में जो फॉर्मिक एसिड है इसके मोल्स कितने, 0.2। सिमिलरली जो मेरे पास NaOH है इसके मोल्स कितने, 0.1। जब भी तुम इस तरीके की स्पीशीज देखो जिसको देख के तुम्हें लगे कि यार वो बफर नहीं है, तो हमेशा उस प्रकार की स्पीशीज की रिएक्शन लिख लेना, और रिएक्शन भी हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो ये स्टार्टिंग में मेरे पास इतना था। अब ये रिएक्शन हो रहा है तो याद करें मोल कंसेप्ट जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था।
आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर किसी को याद नहीं है तो पहले जाके वो वीडियोस को वापस से देखें, फिर यहाँ पे आए, तो भूल गए हो तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो NaOH इस क्वेश्चन का क्या है, आप लोगों का LR है। ठीक है, अब क्योंकि NaOH इस क्वेश्चन का LR है तो NaOH डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना कितना बनेगा। ठीक है, NaOH डिसाइड करेगा, और LR तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन LR तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तभी तो उसको LR कहते हो भाई। एंड ऑफ द रिएक्शन LR खत्म हो जाता है, मतलब फिलहाल अगर NaOH 0.1 है तो रिएक्शन की एंड तक पहुंचते पहुंचते NaOH हो जाएगा 0, उससे जो HCOO बनेगा वो हो जाएगा 0.1, और H2O को हम इग्नोर कर रहे हैं, उसके बारे में हम बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके HCOOH के साथ क्या होगा। अब अगर NaOH आप लोगों का LR है तो ऑब्वियस है कि HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड वो एक एक्सेस रिएजेंट होगा। अगर वो एक्सेस रिएजेंट है तो उसका कुछ पार्ट रिएक्ट होगा और कुछ पार्ट उसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनको पुरानी क्लास लिमिटिंग रिएजेंट की कुछ भी याद नहीं है, पहले जाके चेक करो, पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न आओ। ठीक है, कितना आप लोगों के पास HCOOH बचा, आपको उस पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, कुछ रिएक्ट हुआ और फिर कुछ बचा तो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे HCOOH और किसके बीच में, आप लोगों के क्या नाम था, दूसरी स्पीशीज कौन थी, NaOH के बीच में, तो वहां से आप लोगों को जो HCOH के मोल्स गधे समान पुट नहीं कर देना। ये बोलते हैं कि मैडम पॉइंट तो दिया है ना, पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। आप यहाँ पे जब मोल मोल एनालिसिस लगा रहे हो ना, तो यहाँ से आपको ये वो वाले मोल्स मिल रहे हैं जो NaOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फॉर्मिक एसिड के मैं मानती हूं कि टोटल मोल्स आप लोगों के पास कितने दिए हैं, 0.2, जिसमें से कुछ मोल्स आपके रिएक्ट करेंगे और कुछ मोल्स आपके अनरिएक्टेड रह जाएंगे। तो रिएक्ट करने वाले हम मोल मोल एनालिसिस से लगाते हैं, जो कि निकालते हैं जो 0.1 आया। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि रिएक्शन में अब अभी भी कितने आप लोगों के 0.1 मोल्स किसके बाकी हैं, अभी भी 0.1 मोल्स किसके बाकी हैं, फॉर्मिक एसिड के बाकी है। यानी कि अगर मैं अब पूछूं कि नाउ कि आपके रिएक्शन के कंटेनर में क्या है, तो तुम मुझे ये कहोगे कि अब मेरे रिएक्शन के कंटेनर में 0.1 क्या है, फॉर्मिक एसिड है, ये वाली स्पीशीज, और साथ ही साथ में मेरे रिएक्शन के कंटेनर में 0.1 HCOONA भी है। डोंट यू थिंक दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बफर, बराबर, डोंट यू थिंक दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बफर, सॉल्ट, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। यस, इट इज अ बफर, और क्योंकि अब ये आप लोगों का एक बफर सॉल्यूशन है तो यस वी कैन कैलकुलेट इट्स पीएच, बराबर। तो इसका मतलब क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही देखकर भगा देना कि यार तो बफर का केस ही नहीं है, निकल निकल, ये गलत है। ठीक है, जब आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, वो भी एक बफर का केस बन सकता है यदि रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट के साथ साथ वीक एसिड भी एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर ये बफर है तो पहली बातचीत कौन सा बफर है, ये एसिडिक बफर है। दूसरी बातचीत आपको इसके H की वैल्यू निकालनी है, तो आपको Ka दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में Ka कितना दिया है, 10⁻⁻⁴। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.1। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं 0.1 नहीं 0.2 दी हुई है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.2 दी हुई है, 0.2 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 2 × 10⁻⁻1, तो ये आएगा अंडर रूट में 0.5 × 10⁻⁻3, यानी कि आएगा अंडर रूट ऑफ 5 × 10⁻⁻4। तो चाहे कुछ भी वैल्यू आए लेकिन 10⁻⁻2 आ रहा है, और यहाँ पे आपकी अल्फा की वैल्यू <= 0.1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली हैंडरसन इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हो। तो डायरेक्ट हैंडरसन इक्वेशन का प्रयोग करोगे, क्या हो जाएगा, pH = आपका pKa, तो 10⁻⁻4 आपका Ka है, उसका pK निकालोगे तो आ जाएगा 4, प्लस क्या आ जाएगा, log base 10। मुझे सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए क्या, नहीं, उससे प्रोड्यूस होने वाले HCOONA है ना, तो HCOO नेगेटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। क्या मुझे डिनोमिनेटर में एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए क्या, नहीं, उससे प्रोड्यूस होने वाले मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। तो अब अपने सॉल्ट को देखो, आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है, HCOOH की कंसंट्रेशन कितनी है,
सॉरी मोल्स हैं, तो HCOONA आपके पास कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल्स है। HCONA आपके पास कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल्स है। ये मोल्स है, ठीक है। HCONA आपके पास कितने? 0.1 मोल्स है। तो ये 0.1 मोल्स डिवाइडेड बाय कुछ ना कुछ तो टोटल वॉल्यूम होगा ही जब आप उन दोनों को मिक्स करोगे, तो V टोटल अपॉन में H पॉजिटिव के मोल्स आपके पास कितने हैं? वो भी 0.1 है, तो उसका भी कुछ ना कुछ टोटल वॉल्यूम होगा सच दैट कि टोटल वॉल्यूम आपका कट रहा है। और इवन ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ही यहाँ पे कट रही है, और पूरी की पूरी क्वांटिटी अगर यहाँ पे कट गई तो यहाँ पे आ जाएगा log बेस 10 1, और जो कि 0 होता है। तो यहाँ से pH का फॉर्मूला यानी कि pH की वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 4। pH की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ रही है? 4। ध्यान रखना, इसमें लोग गलती क्या करते हैं, HCOO नेगेटिव में जो ये 0.1 के डिनोमिनेटर में जो V टोटल लिखना चाहिए ना, V टोटल ना लिख के वो 1 लीटर लिख देते हैं। किस्मत से उनका आंसर सही आ जाता है, बट अगर दोनों 1 ना रहे, कुछ और रहे 2 3 4 ऐसी कोई वैल्यूज, तब वो लोग क्या करेंगे? तब तो गड़बड़ा जाएगी सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपका एक काम हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि इसमें अब किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ होना चाहिए। मैंने अभी सारे क्वेश्चन तुम्हें लीटर में दिए, एक क्वेश्चन तुम उठा लो ml में। जैसे आपको दिया है 0.1 मोलर, ठीक है, वॉल्यूम आपको दे दिया है 200 ml, और आपको एसिड दे दिया है HCOOH। इसे आप मिक्स कर रहे हो किसके साथ? 0.1 मोलर, ठीक है। अरे यार चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, आप इसे मिक्स कर रहे हो 0.1 मोलर किसके साथ? 50 ml वाले किसके साथ? एक बेस के साथ, सच दैट MgOH होल ट्वाइस 2, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास एसिड दिया है, इस एसिड का आप लोगों को क्या दिया? अच्छा, Mg अगर मैं लूंगी तो वीक बेस बन जाएगा, सॉरी, तो Mg नहीं ले सकते, इसको हम लोग Ca ले लेते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बेस रहे, ठीक है। इसका Ka कितना दिया हुआ है आपको? 10⁻⁻⁴। तो अगेन कुछ लोग एक नज़र में देखते बराबर कह देंगे कि ये बफर नहीं है, बट ऐसा काम मत करना, ये एक बफर है। क्यों ये बफर है? क्योंकि जब आप HCOOH को रिएक्ट कराओगे CaOH होल ट्वाइस 2 को, बफर है नहीं, बफर बन सकता है कि नहीं है वो चेक कर रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो H2O तो बनना कन्फर्म है, साथ में आपको सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, साथ में आपको सॉल्ट मिलेगा। तो सॉल्ट आपका प्रोडक्ट क्या बना रहेगा यहाँ पे? HCOO होल ट्वाइस 2, ये आ जाएगा Ca बराबर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। रिएक्शन का बैलेंस होना याद रखना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दोगे, आंसर निकाल लोगे, तो नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। अब कैलकुलेशंस में आते हैं। मुझे इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, उन रिएक्टेंट के मोल्स में इंटरेस्ट है। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हो और आप मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मोल्स निकाल रहे हो, तो वो मोल्स कहलाता है। लेकिन क्योंकि जब वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया हो और आप उसको मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर रहे हो, तो वो जो वैल्यू निकल के आती है ना, वो मिली मोल्स कहलाती है। तो 0.1 को अगर तुमने 200 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर विल बी 20। तो वो मोल्स नहीं है, वो आप लोगों के क्या है? मिली मोल्स है। तो ये कितने मिली मोल्स हैं इसके पास? आपके 20। सिमिलरली 0.1 मोलर 50 ml, तो 50 और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा? 5 मिलीमोल्स, 5 मिलीमोल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले आप यहाँ पे इसका LR आइडेंटिफाई करो। तो 20/2 और 5/1, तो ये होगा 10 और ये 5, यानी कि LR कौन है? CaOH होल ट्वाइस 2। तो जब रिएक्शन आपकी एंडिंग में पहुंचेगी तो CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो तो 0 हो जाएगा, उससे आपको मिलेगा क्या? बाजू का सॉल्ट। वो डिसाइड करेगा ना, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है ना कि सॉल्ट कितना बनने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में मोल मोल एनालिसिस लगाऊं, अगर तुम चाहते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसकी स्टोक्योमेट्री 1, इसकी स्टोक्योमेट्री 1, तो अगर ये 5 मिलीमोल था तो उससे जो सॉल्ट राइट साइड में बना वो भी कितना मिलीमोल रहा होगा? 5। वो भी कितना मिलीमोल रहा होगा? 5। बट ये काम तो करना आसान होता है। अब बेसिकली आपको ये बताना है कि आपके पास रिएक्शन की शुरुआत में जो फॉर्मिक एसिड थे उसके 20 मिलीमोल से, लेकिन अब जब रिएक्शन खत्म हो गई तो आपके पास कितने मिलीमोल फॉर्मिक एसिड के बचे, क्योंकि वो बचे वाले मेरे काम के। तो बचे वाले निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि आखिर रिएक्ट कितने हुए। तो रिएक्ट वाले कैसे निकालते हैं हम लोग? मोल मोल एनालिसिस लगा लेते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि HCOOH के कितने मोल्स रिएक्ट हुए, डिवाइडेड बाय उसकी स्टोकियोमेट्री 2 इक्वल टू
जो मेरे पास CA लिमिटिंग रिएजेंट है उसकी तो वैल्यूज पुट करनी ही पड़ेगी। यानी कि मेरे पास फॉर्मिक एसिड के कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं जरा देखकर बताओ। 10 मोल रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में थे कितने 20, तो जब मेरी रिएक्शन समापन पे आ गई तो मेरे पास अभी भी फॉर्मिक एसिड के 10 मिली मोल्स क्या है बचे हुए हैं। यानी कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि अभी कंटेनर की क्या सिचुएशन है, तो मैं उसको ये कहूँगी कि देखो मेरे पास जो कंटेनर है ना, उस कंटेनर में मेरे पास 10 मिली मोल्स लिख रही हूँ मैं उसको, ठीक है। 10 मिली मोल्स फॉर्मिक एसिड के मौजूद है और मेरे पास 5 मिली मोल्स वहाँ पे सॉल्ट के मौजूद है। मैं यही स्टेटमेंट दूंगी उस प्राणी को, ठीक है। सॉल्ट एक्चुअली ये नहीं है, सॉल्ट एक्चुअली ये है, ठीक है। यही जवाब आप दोगे कि ये सॉल्ट है आपका, है ना, ये वाला आपका सॉल्ट है। तो क्या ये बफर है? बिल्कुल बफर है, ये एकदम बफर है। अगर ये बफर है तो आपको बस अब इतना डिसाइड करना है कि एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है। तो आपने क्योंकि वीक एसिड लिया है तो ये ऑब्वियसली आप लोगों का एसिडिक बफर होगा। फिर आप इसका H कैलकुलेट करना, ये काम मैं तुम पे रख रही हूँ। अच्छा, ये एसिडिक बफर है, उसके बाद आप इसका H कैलकुलेट करो। देखना कि डायरेक्ट आप हैंडरसन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये चेक करना कि आप डायरेक्टली हैंडरसन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो अप्लाई करना, बट एक बात की सावधानी बरतना, यहाँ पे इसके आपको मोल्स पता है। कितने मोल्स पता है? 5, बेसिकली मिली मोल्स पता है। तो मिली मोल्स से आप पहले डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करोगे। जब आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको कंसंट्रेशन मिलेगी। क्या वो कंसंट्रेशन यूज कर लोगे? नहीं, हमें इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन होना ही नहीं। इस सॉल्ट को ब्रेक करेंगे। कैसे? सॉल्ट आपके पास कुछ इस प्रकार से है, इस सॉल्ट को यदि आपने ब्रेक किया तो आपको ये चीज मिलेगी। तो अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि ये मेरे पास 5 मिली मोल्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये मेरे पास 10 मिली मोल्स होंगे और मुझे इस 10 मिली मोल्स को डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करना है और ये मुझको जाके उस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। मुझे उसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस निकालना पड़ता है, तो ये वाला आप काम पुट करना है। यहीं पे अगर किसी की गलती हुई तो हुई। लोग क्या करेंगे? 5/VT पुट करेंगे। आपको 5/VT पुट नहीं करना है, आपको 10/VT पुट करना है। क्यों? क्योंकि उस सॉल्ट ने अगर डिसोसिएशन किया तो डिसोसिएशन करके वो अपने अंदर से क्या कैलकुलेट करने वाला है आप लोगों का, क्या कैलकुलेट करके देगा आप लोगों का? वो आयंस। ये आंसर इसके पीएच का 4 आता है। इसके पीएच का आंसर क्या आता है? आप लोगों का 4 आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यूजुअली सवाल देखने को मिलेंगे, याद रखना, बफर क्वेश्चंस के। तो बहुत ही सिंपल वाले मैंने इलस्ट्रेशंस लिए हैं राइट नाउ, कि तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बफर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे काम करोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। अभी जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि आपके पास इतना इतना अमाउंट में एसिड है, इतना इतना अमाउंट में आप लोगों के पास सॉल्ट है। बताओ जो बफर बनेगा उस बफर का पीएच क्या होगा। कुछ सब पार्ट्स वगैरह दिए हैं, जैसे आपको दिया जाए कि 12 ग्राम का आपके पास एसिटिक एसिड है CH3COOH और आपके पास 16.4 ग्राम का CH3COONA है। आपने इन दोनों को मिलाकर 1 लीटर के सोल्यूशन में डिसॉल्व किया। ध्यान रखना, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है आपको उसको समझना बहुत ही आवश्यक है कि दोनों का 1 लीटर आपस में मिक्स हो रहा है कि दोनों को मिला के 1 लीटर बन रहा है, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है, आपको क्या पता होनी चाहिए? इंग्लिश भाषा। तो यहाँ पे इस इंग्लिश भाषा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो मिलाकर 1 लीटर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बोला है कि आपने 3.65 ग्राम का जो HCl है आपने वो ऐड किया। तो अगर आप इतना ऐड कर रहे हो तो आपका जो नया वाला पीएच है वो क्या होगा? आपसे ये सवाल पूछ लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपसे ये पूछ ली गई कि इसमें मतलब कोई भी वैल्यू वेट वगैरह में चेंज कर लेगा तो वो तुम कर लेना, उतना एडजस्ट, इतनी अक्ल होनी चाहिए। फिर आपको ये बोला गया कि 4 ग्राम का आपने NaOH ऐड कर दिया है, तो NaOH ऐड करने से नई वाली पीएच क्या होगी। चलो, तो नई वाली पीएच क्या होगी उस पर बाद में हम टेंशन लेते हैं, पहले पुरानी वाली पीएच को तो निकाल लें। तो क्या ये सोल्यूशन एक बफर है? बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिख रहा है बफर है। ये आप लोगों का वीक एसिड है और ये साथ ही साथ में सॉल्ट है, तो बफर तो है। कौन सा वाला बफर है ये? पॉइंट नंबर 1, ये आप लोगों का एसिडिक बफर है।
सबसे पहले तुमको यहाँ से जो चीज़ कैलकुलेट करनी चाहिए थी वो कैलकुलेट करना है आपको, इसका क्या एच, आप या फिर अल्फा, एच नहीं बोलती हूँ, अल्फा। बिना अल्फा कैलकुलेट किए अपनी गाड़ी को तो देखो भैया आगे बढ़ाना ही नहीं, एकदम नहीं बढ़ाना आगे। तो यहाँ से के ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10⁻⁻5। कंसंट्रेशन किसका, एसिड का, बट एसिड का तो कंसंट्रेशन दिया ही नहीं है, यहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन तो दिया ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे, एसिड का कंसंट्रेशन अगर नहीं दिया तो निकालना है ना, एसिड का कंसंट्रेशन नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। तो पहले एसिड निकाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकाल लो, कितना दिया है 12 ग्राम। तो पहले उसके मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड करो। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, ठीक है, डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम इन्होंने तो 1 लीटर लेने को बोला है, तो 1 लीटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1/5, 1/5 इक्वल टू 0.2, 0.2 को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगी। तो यहाँ से ये सिचुएशन आ जाएगी आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना बनेगा 4 बचेगा ऊपर, और 0.5 इंटू 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 यहाँ पे आ जाएगा, और उसको मैं कर दूंगी तो 5, ये बनेगा। तो जो भी आए ये वैल्यू ऑब्वियस है कि आपके लेस देन 0.1 वाली सिचुएशन को फॉलो कर रही है। तो कर रही है तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे हैंडरसन इक्वेशन लगाओ, क्या हो जाएगा पीएच इक्वल टू पीके। तो पीके यहाँ पे आने वाला है 5 प्लस लॉग बेस 10, जो एसिड आपने लिया है उस एसिड से प्रोड्यूस होने वाले H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, उस एसिड से प्रोड्यूस होने वाले H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे मैं जो एसिड ले रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक H पॉजिटिव देगा, तो देयरफॉर जो कंसंट्रेशन CH3COOH की है वही सेम कंसंट्रेशन एक H पॉजिटिव की भी होगी। तो यहाँ पे कितना है बताओ आप लोगों के पास 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बट यहाँ पे तो टोटल वॉल्यूम का कोई सियापा ही नहीं है, बट फिर भी लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो इस केस में 1 लीटर ही है, बट फिर भी लिखते जाओ VT, ताकि आपके दिमाग में चलता रहे कि VT कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात आती है सॉल्ट, क्या मुझे सॉल्ट की कंसंट्रेशन लेनी है क्या, नहीं। उस सॉल्ट से जो आप लोगों का CH3COO निगेटिव प्रोड्यूस होता है ना, मुझे उसकी कंसंट्रेशन चाहिए। तो सॉल्ट से एक ही CH3COO निगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर सॉल्ट की होगी वही कंसंट्रेशन आप लोगों के CH3COO निगेटिव की होगी। तो अभी यहाँ पे हमको इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। चलो निकाल लेते हैं पहले, वो गिवन क्योंकि दिया नहीं था। CH3COONA, तो वो आपको कितना दिया है 16.4 डिवाइडेड बाय CH3 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस Na 23, तो 27 प्लस 23 50, 50 प्लस आपके 2 ऑक्सीजन 32 के, यानी कि 74, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ गई 74, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास 74, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ गया 74, ठीक है। ये 74 की 82, 2 मिनट 82, ठीक है। कैसा है, कार्बन आपके पास 2 है तो 12 और 12 24, और हाइड्रोजन 3 है यानी कि 27, 27 में Na 23 जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा 50, 50 से 32 जोड़ोगे 82, सॉरी 82, ये आ गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि डबल वाला वैल्यू चल रहा है वहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 आपके पास, डिवाइड बाय 1 लीटर अगर मैं कर दूँ तो सीधा सीधा 0.2 मोलर आएगा। तो ये भी वही होगा 0.2 डिवाइड बाय V टोटल, ये पूरी क्वांटिटी कट गई, जिसकी वजह से आपके पास जो फाइनल पीएच आ रही है वो फाइनल पीएच आपके पास कितनी आ रही है 5 आ रही है, ठीक है। क्योंकि लॉग बेस 10 1 कितना होता है आपका 0 होता है। अब सवाल ये है ऊपर में कि अगर मैं यहाँ पे 3.65 ग्राम ऑफ HCl ऐड करती हूँ तो बताइए नई वाली पीएच क्या होगी, ये नई वाली पीएच क्या होगी। तो ऐसे में हम लोगों को एक आगे टॉपिक पढ़ना है, दैट इज बफर कैपेसिटी। उस टॉपिक को जब हम लोग सवाल करेंगे ना, इसमें एक क्वेश्चन क्योंकि और फ्रेम हो सकता है कि अगर मान लेते हैं आप लोगों ने यहाँ पे 7.3 ग्राम का HCl ऐड किया तो नया वाला पीएच क्या होगा। तो अभी हम लोग जो कल नया टॉपिक करेंगे बफर कैपेसिटी, उसमें इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप कितना ग्राम HCl ऐड कर रहे हो उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस HCl को ऐड कर रहे हो उस HCl की कंसंट्रेशन कितनी है। तो 3 HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5 होता है। तो अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि मैं 3.65 ग्राम HCl है, तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास HCl कितना है 0.1 मोल, कितना है 0.1 मोल, मतलब मैं कितना HCl ऐड कर रही हूँ 0.1 मोल।
अब अगर मैं 0.1 मोल HCl ऐड कर रही हूं तो उससे जो H पॉजिटिव क्रिएट होगा वो भी 0.1 मोल ही H पॉजिटिव क्रिएट होगा। अब इससे प्रीवियस वाले क्लास में हमने ये सीखा था कि जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट में H पॉजिटिव डालते हैं उस H पॉजिटिव को कौन कंज्यूम करता है, उसको आपका CH3COO निगेटिव कंज्यूम करता है। तो आपके पास कितने CH3COO निगेटिव है जरा वो तो बताओ। तो आपके पास एक CH3COO निगेटिव यहां से पैदा हो रहा है, ठीक है, और दूसरा CH3COO निगेटिव यहां से पैदा हो रहा है। बट यूजुअली एसिड वीक है, तो आप वीक एसिड से ये तो उम्मीद कर नहीं सकते ना कि भैया तो पूरा का पूरा CH3COO निगेटिव प्रोड्यूस होगा। तो CH3COO निगेटिव सॉल्ट से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी आई है 0.2, तो उससे जो CH3COO निगेटिव प्रोड्यूस होगा सॉल्ट की वजह से वो कितना होगा 0.2 मोलर। अगर मैं इसका वॉल्यूम 1 लीटर अज्यूम करती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ 0.2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। अब सोचो पॉइंट आपने जो HCl डाला, आप जो ऊपर से HCl डाल रहे हो, ये जो ऊपर से आप HCl डाल रहे हो ये सिर्फ 0.1 मोल आप H पॉजिटिव डाल रहे हो। उस 0.1 मोल के H पॉजिटिव को खाने के लिए नीचे 0.2 मोल का CH3COO निगेटिव बैठा है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या पीएच में कोई चेंज आएगा? पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों पीएच में क्यों चेंज नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही आप ऊपर से वो 0.1 का क्या करोगे, नीचे एडिशन करोगे H पॉजिटिव का, तो तुरंत वो क्या करेगा, नीचे में जो CH3COO निगेटिव है वो उसे खा जाएगा। सो चेंज आएगा बट वो चेंज बहुत ही क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। वो नया चेंज कैसे निकालेंगे, नया वाला पीएच कितना होगा, क्या होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ अभी नहीं। चेंज आएगा कि नहीं आएगा ये आपको डिसाइड करना है, सिग्निफिकेंट आएगा इनसिग्निफिकेंट आएगा ये डिसाइड करना है। तो H पॉजिटिव तो आपने जितना डाला उसको तो नीचे का CH3COO निगेटिव खा गया, सो उतना कोई खास चेंज नहीं है। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में बस आपको काम करना है। और जैसे मैं एक चीज और बताती हूँ, 7.3 ग्राम का तुम HCl ऐड कर रहे हो, तो 7.3 ग्राम का जो HCl है यानी कि डिवाइड बाय कर दो उसको 36.5, ठीक है, क्योंकि HCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 36.5 होता है। तो अगर मैं 7.3 ग्राम से उसको डिवाइड मतलब कर दूं तो 7.3 डिवाइड बाय 36.5 आता है 0.2, यानी कि अभी मैं 0.2 HCl ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ 0.2 H पॉजिटिव उसको प्रोवाइड कर रही हूँ। अब सोचो ये जो 0.2 H पॉजिटिव है ऊपर से आ रहा है और नीचे मेरे पास क्या है, एसिटेट आयंस भी 0.2 ही है, तो ऊपर से आने वाले 0.2 H पॉजिटिव को नीचे से मिलने वाले 0.2 एसिटेट आयंस ने कैंसिल आउट कर दिया। बट अब आपका सोल्यूशन क्या बफर रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं बफर रहेगा? बिकॉज जो भी एसिटेट आयंस थे, ठीक है, जो भी एसिटेट आयंस थे वो सारे एसिटेट आयंस आपने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। यानी कि अगर तुमने 7.3 ग्राम से 0.1 ग्राम भी ज़्यादा HCl डाल दिया ना, वो सोल्यूशन बफर नहीं रहेगा। यानी कि 7.3 ग्राम HCl तक वो अपनी सिचुएशन को संभाल के रखेगा, बल्कि संभाल के भी क्या रखेगा, वो न्यूट्रल हो गया। वो न्यूट्रल हो गया ना, जो H पॉजिटिव आया उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन 7.3 ग्राम उसकी लिमिट है। इसके अगर तुमने ऊपर HCl डाल दिया तो वो अब बफर नहीं रहने वाला है, ठीक है, वो अब बफर नहीं रहेगा। वैसे ही 4 ग्राम NaOH डाल रहे हो, उसका क्या फर्क पड़ेगा? तो 4 ग्राम NaOH डाल रहे हो यानी कि कितने मोल्स NaOH डाल रहे हो, 4/40 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1। आप 0.1 मोल NaOH डाल रहे हो। 0.1 मोल NaOH डालने का मतलब होता है 0.1 OH निगेटिव डाल रहे हो। अब इस OH निगेटिव को नीचे कौन खाएगा? तो तुम्हें जैसे मैंने बताया था, जो अनडिसोशिएटेड एसिड होता है वो खाता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं, अभी तो नहीं घुसते उस पार्ट में। तो इस तरीके से हमेशा क्या करते जाओ, अपनी जब भी कोई क्वेश्चन आए उसमें H की वैल्यू निकालते जाओ। जैसे जैसे आप H की वैल्यू निकालोगे आपको आइडिया होगा कि आप जो काम कर रहे हो वो आपका सही जा रहा है कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर गधे समान अंधे समान करते जाओगे तो काम नहीं बढ़ेगा। और न्यूमेरिकल्स भी कराने थे मुझे, बट अभी उसको रोकते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हमेशा याद रखना एक बात कि H पहले कैलकुलेट करना, दूसरी बात लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा निकालना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाला
तो आप जो भी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन पता नहीं भगवान जाने करने वाले हो, वो गड़बड़ ही आएगी। जैसे एक सवाल मैं और देती हूँ, उस सवाल को करो और फिर उससे डिसाइड करो कि लिमिटिंग रिएजन की कितनी खासी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लिमिटिंग रिएजन का कंसेप्ट नहीं लगाते हो, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास इक्वल वॉल्यूम में आपने मिक्स किया, ठीक है, किस चीज को मिक्स किया, 0.2 मोलर NH4OH को। इसका कुछ ना कुछ तुम्हें KB दिया है या जो भी दिया होगा, किसके साथ मिक्स किया, 0.1 मोलर H2SO4 के साथ। आपको फाइनल pH निकालनी है, खत्म कहानी। तो पहले फाइनल pH निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो जो आपको स्पीशीज दी गई है, क्या ये बफर है क्या पहले से? नहीं, ये बफर नहीं है, क्योंकि NH4OH एक वीक बेस है और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों के बीच में ना रिएक्शन करवा लो। तो जब तुमने इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको मिल गया। अभी अभी इसके जैसे ऊपर में मैंने क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। तो ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली। अब आपको बोला गया है कि आपके पास 0.2 मोलर NH4OH है इक्वल वॉल्यूम में। मुझे नहीं पता कि वो इक्वल वॉल्यूम क्या है। मान लेते हैं NH4OH का वॉल्यूम है V और जो H2SO4 है उसका भी वॉल्यूम है V। तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ V, यानी कि मैं VT ले सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ V। अब मुझे चाहिए मोल्स, NH4OH के मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 2V है, मोलैरिटी 0.2 है, तो NH4OH के मोल्स यहां से आ जाएंगे 0.4V मोल्स। वैसे ही H2SO4 के मोल्स निकालने हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 0.2V मोल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। तो जब तुम लिमिटिंग रिएजेंट निकालने गए तो 0.4V को डिवाइड करोगे इसकी स्टोक्योमेट्री 2 से, वैसे जो 0.2V है उसको डिवाइड करोगे इसकी स्टोक्योमेट्री 1 से। तो यहां से आपको ये शिक्षा मिलती है कि दोनों की दोनों चीजें सेम आ गई, यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों ही आप कह सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों एक साथ रिएक्शन में खत्म होंगे। यानी कि अगर आप रिएक्शन के एंड में जाके देखोगे, जब आपके दोनों रिएक्टेंट इक्वल मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट अगर उनमें से ना हो, तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन कंप्लीटली एंड हो जाएगी। कंप्लीटली एंड हो जाएगी का मतलब रिएक्शन के अंत में ना तो आपके पास NH4OH बचेगा, ना आपके पास H2SO4 बचेगा। हाँ, उससे NH4 2SO4 जरूर प्रोड्यूस होगा। तो कितना प्रोड्यूस होगा उस पर बात करनी है। तो आप चाहो तो इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में भी बता दो, मतलब NH4OH और इसके बीच में मोल मोल एनालिसिस लगाकर बता दो, या इन दोनों के बीच में मोल मोल एनालिसिस लगा के बता दो, क्योंकि दोनों सेम आए हैं, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने H2SO4 के रिस्पेक्ट में बताया, तो यहाँ पे इसकी स्टोक्योमेट्री 1, यहाँ पे भी इसकी स्टोक्योमेट्री 1। तो अगर H2SO4 के मेरे पास 0.2V मोल्स हैं तो उससे बनने वाला जो NH4 है इसके भी 0.2V मोल्स होंगे। क्या समझ रहे हो? अब क्या तुम्हें लगता है कि ये एक बफर है? ये इस बार बफर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों बफर नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बफर नहीं है? रीजन इसका ये इसीलिए बफर नहीं है क्योंकि आपके सोल्यूशन के अंदर में NH4 यानी कि सॉल्ट ये तो है, बट ना सॉल्ट के साथ अकेला बफर थोड़ी ना एग्जिस्ट होता है, ठीक है। सॉल्ट के साथ वीक बेस भी तो होना चाहिए था, वीक बेस तो यहाँ है ही नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे कोई वीक बेस नहीं है इसीलिए बफर का केस नहीं है, क्योंकि ये बफर का केस नहीं है इसलिए आप हेंडरसन हैशलबैक इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। बट फिर भी वो तुम्हारे पीछे पड़ गया कि तुझे तो पीएच निकालना है, निकाल के दिखा। पहली बात तो ये पीएच का सवाल ही नहीं है, सॉरी, पहली बात तो ये बफर का सवाल नहीं है, तो बफर के कंसेप्ट से तो पीएच नहीं निकलेगी। अच्छा, अभी तुम्हें याद करो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने 3 केसेस बताए थे कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बफर के कंसेप्ट से पीएच निकलेगी, या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट से पीएच निकलेगी, या तो वीक एसिड या वीक बेस के कंसेप्ट से पीएच निकलेगी। क्योंकि फाइनल सोल्यूशन में ना तो वीक एसिड बच रहा है ना तो वीक बेस बच रहा है रिएक्शन के बाद। वैसे तो वीक एसिड है ही नहीं मेरे पास, वीक बेस बच ही नहीं रहा है। तो जब वीक बेस बच ही नहीं रहा तो उससे फाइनल पीएच कैसे निकालूं मैं? है ही नहीं ना, बेस तो है ही नहीं मेरे सोल्यूशन में, बफर का कंसेप्ट लग नहीं रहा है। तो एक ही कंसेप्ट बचता है, वो कौन सा? आपके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का।
मतलब ऊपर में आप लोगों के कंटेनर में जो ये सॉल्ट है NH4 होल ट्वाइस टू SO4, ये महाराज हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगाएंगे। अब हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाइड्रोलिसिस किसकी होगी। तो उसके लिए पहले तो आप अपने सॉल्ट को बराबर बैलेंस्ड फॉर्म में तोड़ लो, उसमें से जो वीक पार्ट होगा उस वीक पार्ट की हाइड्रोलिसिस होती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि NH4 टू SO4 इसके मेरे पास 0.2 V मोल्स है, तो उससे जो NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ उसके मेरे पास कितने मोल्स होंगे 0.4। फिर वो जो NH4 पॉजिटिव है ना, ये NH4 पॉजिटिव मेरा क्या करने वाला है, हाइड्रोलिसिस करने वाला है। हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाएगा NH4OH और साथ में आपका H पॉजिटिव। तो इस H पॉजिटिव की वजह से pH होती है, इस H पॉजिटिव की वजह से pH होती है। और तुम चाहो तो यहाँ पे H की वैल्यू निकाल लो, वो भी देखना 0.1 से कम ही आएगी। और क्योंकि ये एक सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है ये बताओ, ये एक सॉल्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। और क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे H की वैल्यू 0.1 से कम आने वाली है, लेस देन इक्वल टू आने वाली है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगी pH इक्वल टू। pH क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने के बाद H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है। क्या होगा pH का फॉर्मूला 7 माइनस 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों का pKb और प्लस में कितना आ जाएगा log C। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है pKb, इसके लिए kb दिया हुआ होना चाहिए। अच्छा, तो kb वही मैं पुराना वाला उठा लेती हूँ 4.7 प्लस log C। अब यहाँ पे होती है लोगों से गलती, C फॉर कंसंट्रेशन में उनको ऐसा लगता है कि उनको सॉल्ट की कंसंट्रेशन पुट करनी है और वो 0.2 भी पुट कर देते हैं बड़ी खुशी खुशी। बट आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन पुट नहीं करनी है, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करनी है उस स्पीशीज की जो अंडरगो कर रही है हाइड्रोलिसिस, मतलब जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, NH4 पॉजिटिव का। तो आपको वहाँ पे NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पुट करनी है, जो कि कितनी दी हुई है, ये देखो 0.4 टाइम्स ऑफ V दिया हुआ है, 0.4 टाइम्स ऑफ V। तो उसका लॉग निकाल रहे हो, तो 0.4 यानी कि 4 × 10 की से जो भी है 0.4 को तुम क्या लिख सकते हो, और 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, ठीक है, वो तुम कर लेना, तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ मैं, ये वाला पुट करना है। अब अगर किसी से यहाँ पे गलती होगी ना, तो गलती सिर्फ इतनी होगी कि वो इंसान क्या कर देगा, अच्छा वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो वॉल्यूम को फिर फाइनल वॉल्यूम को आप ये मानकर चलो कि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है, तो V की वैल्यू वहाँ पे 1 लीटर पुट करके फिर उसको आगे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, ये वाला काम करना बराबर है, ये वाला काम करना। यही वो गलतियां हैं जो लोगों से होती है कि वो उनको ऐसा लगता है कि बफर बनेगा, बट हर जगह बफर नहीं बनता। इसीलिए LR को कैलकुलेट करना, LR को कैलकुलेट करके ये डिसाइड करना कि भाई साहब मैं क्या बन रहा हूँ, ये गलती नहीं करना। ठीक है, अच्छा क्या वो बफर बन रहा है कि वो बफर नहीं बन रहा है, ये डिसाइड होना चाहिए सबसे पहले। अगर वो बफर बन रहा है तो ही बफर यानी कि वो हैंडरसन वाली इक्वेशन लगाओगे, अगर बफर नहीं बन रहा है तो हैंडरसन वाली इक्वेशन वहां पे नहीं लगा सकती। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ अंडा दे दिया है, लेट मी चेक। नहीं कुछ नहीं, ठीक है, देख लेना, फिर भी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो उसको करेक्ट कर लेना। मे बी कई बार हो सकता है 0.2 का 0.1 लिखना हो, मैंने 0.4 लिख दिया, 0.4 का 0.004 लिखना हो, एक बार चेक कर लेना। तो इस तरीके के सवाल हम लोगों ने अभी डील किए। कल इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में कल हम लोग बफर कैपेसिटी क्या होती है वो पढ़ेंगे, मतलब पहले बफर कैपेसिटी पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि बफर कैपेसिटी क्या है, और अगर कोई न्यूमेरिकल इस प्रकार का आ रहा है तो उसको